जब बॉडी को हमने नीचे उतारा तो उस बॉडी से रोने की आवाज आने लगी। अच्छा, ऐसा कुछ चले इंसिडेंट गए थे, भी हाँ। हुआ है। आप अंतिम संस्कार करने जाते हैं और चीता जो उसको बोलते हैं, जो चीता की लकड़ी हाँ, होती चीता। है, तो वो कई बार जलती नहीं है। हाँ, न्यूज नेशन वर्ल्ड प्रेजेंट्स द गौरव शो में आपका स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आज तक 8,000 लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। अब ये पूरी कहानी हम स्वयं खुद भैया जैसे जानते हैं। भैया, आपका पहले तो पूरा नाम बताइए जयू जी, कि क्या आप पूरा नाम लिखते हैं, फिर अपन आगे की बात करते हैं। नमस्ते सभी को। मेरा नाम पंडित जयू जोशी है और इंदौर में मुझे पंडित जी के नाम से, जयू भैया के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप 8,000 लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं जी। तो क्या मतलब, पहले तो आप आपके बारे में बताइए कि ये पूरा का कार्य आपके दिमाग में आया कैसे कि आपको ये पूरा नेक कार्य करना है। सर देखो, बचपन से तो कभी सोचा नहीं था कि आगे फ्यूचर में जाके ये बनेंगे वो बनेंगे। ये जरूर था कि इंदौर आएंगे, बड़ी सिटी में आएंगे, पढ़ाई करेंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन कम ही उम्र में ऐसे कुछ ऐसे फैमिली में हादसे हुए। पिताजी पुलिस में थे, झाबुआ का रहने वाला हूँ बेसिकली मैं। झाबुआ मूलतः एक आदिवासी अंचल है मध्य प्रदेश का। छोटा सा गांव है मेरा, झकनावदा नाम है। गांव की पॉपुलेशन 2 से 3 हजार के आसपास होगी। पापा पुलिस में थे, झाबुआ में अलग अलग तहसीलों में उनकी पोस्टिंग रही, अलग थानों पे। तो अक्सर पिताजी घर पे आके बताया करते थे कि बेटा आज हमारे थाने क्षेत्र में ऐसी अज्ञात लाश मिली है और उसका कोई नहीं मिला, तो वही क्रियाक्रम कर दिया करते थे। तो ये कहानी तो मैंने उनसे सुनी थी। फिर सडनली उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हुई, माताजी की भी डेथ हो गई एक सड़क हादसे में। तो बिल्कुल अकेला पड़ गया और बड़ी विकट परिस्थितियों में आ गया था। सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। तो मैंने अपना गांव झाबुआ आज से 8-10 साल पहले छोड़ा। उसके बाद मैं इंदौर आया। फिर यहाँ आने के बाद एक मेरी अलग ही यात्रा शुरू हो गई, जो कि आज तक कंटिन्यू बाबा महाकाल के आशीर्वाद से चली आ रही है। आपने बताया कि आपके ये जो नेक कार्य जो आप कर रहे हैं जी। आप इसके अलावा और भी बहुत कुछ समाज सेवा के नाम पर कर सकते थे, लेकिन आपने यही रास्ता क्यों चुना? मेरे मन में सबसे पहले अपने आप को मैंने देखा कि जब माता पिता का या परिवार का साया अपने ऊपर से उठता है तो इंसान को जीवन जीने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। जब मैं इंदौर आया, जो कि मेट्रो सिटी है, यहाँ की पॉपुलेशन देखी मैंने, करीब 50 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे हैं। जब यहाँ सड़कों पे निकलता था तो फुटपाथों पे अनेक लोग रात्रि में पड़े हुए रहते थे, वहीं पे उनके प्राण त्याग देते थे। कई तो मैंने ऐसे गंभीर देखे कि बॉडी में उनके कीड़े लग रहे हैं, और जीवित व्यक्ति का बता रहा हूँ, मल मूत्र वही कर रहे हैं। तो मैंने मानव सेवा को ही अपने समाज सेवा का क्षेत्र चुना है इन चीजों को देखते हुए। तो क्या कैसे आप कार्य करते हैं, मतलब कैसे लाशों को लाना और उनको लेकर जाना, सब कुछ आप देखते हैं? तो किस तरह से उनका अंतिम संस्कार होता है, क्या पूरा एक ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। सबसे पहले प्रोसेस शुरू होती है, पुलिस का कॉल आता है। पूरे शहर में जितने भी थाने हैं, करीब 25 से 30 थाने हैं। एक मिनट, अगर पुलिस का कॉल आता मतलब आप पुलिस से जुड़ के कार्य कर रहे हैं? कई केसेस में तो पुलिस का कॉल आता है, कई केसेस में राहगीर जो चलते सड़क पे, उनका मानवता के नाते फोन आ जाता है कि भैया आप ये कार्य करते हो, हमने आपके वीडियो फोटोज देखे, यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है। कई कार्यों में कोई गरीब परिवार जिनके घर में मृत्यु हो जाती तो उनके फोन आ जाते हैं। तो एक लंबी प्रोसेस होती है। लावारिस शव के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पुलिस का फोन आया है कि जयू जी इस हमारे थाना क्षेत्र के इस गली में या इस नदी में या इस नाले में कोई एक अज्ञात शव पड़ा है। तो मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में मेरी 4-5 लोगों की पूरी टीम है। हम पूरी टीम वहां पे पहुंचते हैं। अब वो बॉडी किसी भी स्थिति में हो, क्षत विक्षत हो, कीड़े लग रहे हो, हम उसे बाबा महाकाल का आदेश समझ के उस बॉडी को सम्मान के साथ अपनी एम्बुलेंस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आते हैं। फिर उसका पोस्टमार्टम होता है और 3 दिन तक उस बॉडी को वहाँ शिनाख्त के लिए रखा जाता है। फिर अगर हमें पुलिस बता देती है कि ये हिंदू धर्म के हैं, ये मुस्लिम धर्म के हैं या किसी अन्य धर्म के हैं, तो उस धर्म और उस रीति के अनुसार उस पवित्र शव का हम दाह संस्कार करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप खुद पंडित भी हैं, क्या आप हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना एक अलग हो गया, लेकिन अगर कोई ऐसे दूसरे जाति वर्ग का कोई अगर रहता है
तो उसका अंतिम संस्कार किस प्रोसेस से किया जाता है? मतलब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब से इस मानव सेवा की लाइन में आया था तो थोड़ा धर्म और हर चीज को साइड में रखना पड़ता है। पर एक होता ना, हर व्यक्ति की एक आस्था होती है, जिस धर्म में उसने जन्म लिया है तो उसका मूलतः ये अधिकार है कि उसी धर्म के अनुसार उसकी अंतिम यात्रा की जाए। तो हिंदू धर्म में तो मैं कुछ पंडित जी हूँ, तो मैं मंत्र पढ़ लेता हूँ जो भी होता है मुझसे। मुस्लिम धर्म में जब हमें अंतिम संस्कार करना होता है तो मेरी टीम में 2 मुस्लिम भाई भी हैं, करीम भाई, फिरोज भाई। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारी जो पूरी टीम है ना वो मिनी इंडिया है। हम 5-6 लोग हैं ना। हम मेरे इसमें ईसाई धर्म से मेरी बहनें हैं, मुस्लिम धर्म से मेरे भाई हैं, सिख धर्म से भी मेरे भाई हैं, और हिंदू हमारे सारे भाई इसमें टीम में शामिल है। तो जब मुस्लिम बॉडी आती है तो बाकायदा हम उसका गुस्ल करते हैं, प्रोसेस होती है। गुस्ल में आपको बताना चाहूंगा कि उस शव को पूर्ण रूप से नहलाना पड़ता है कब्र में जब उसे दफन करते हैं उसके पहले। और दफन करने के पहले उसकी जनाजे की नमाज होती है। जनाजे की नमाज में हम सभी भाई लोग वहाँ पे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि इनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। उसके बाद उस मुस्लिम शव को दफन किया जाता है। बाकी हिंदू धर्म में तो आपको पता ही है कि अग्नि संस्कार होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं, और जब वो अस्थियां होती है और अस्थियों को मां नर्मदा या गंगा जी में हम विसर्जित कर देते हैं। मतलब आप इतना सब कुछ भी करते हैं कि अस्थियां भी आप लेकर जाते हैं और विसर्जित करते हैं? अस्थियां बेसिकली हम साल में 2 बार लेके जाते हैं। एक को 11 मार्च के दिन लेके जाते हैं और एक श्राद्ध पक्ष में लेके जाते हैं। उसका एक विशेष कारण ये होता है कि कई बार जो अज्ञात बॉडी होती है तो साल 6 महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं से परिवार आने की संभावना होती है। तो जब हम एक चिता का दाह संस्कार करते हैं तो हम उसपे वो डेट और जो एक मर्ग नंबर होता है हमारा पुलिस का, वो इंटर करके उस मटकी को हम संभाल के रखते हैं 1 साल तक। तो कई बार ऐसा हुआ है कि कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, इंदौर आए हैं हमारा वीडियो देख के, और उन्होंने अस्थियों की डिमांड की। हमने उस परिवार को सम्मान के साथ अस्थियां प्रदान की। तो साल में 2 बार हम अस्थि विसर्जन, पिंडदान, तर्पण ये क्रिया भी करते हैं। जी भाई, आपने बताया कि अभी तक कुल शायद 8,000 से अधिक है। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए होंगे आपके साथ जो पैरानॉर्मल होते होंगे? सर बेसिकली पैरानॉर्मल एक्टिविटी वैसे तो विज्ञान है, कहते नहीं होता, लेकिन होता है कहीं ना कई बार। कुछ ऐसे शव होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है सड़क हादसे में, या सुसाइड कर लेते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है। जब उनका दाह संस्कार करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होने में बहुत कठिनाई होती है। कई बार वो चिता बुझ सी जाती है, इसलिए हमको 3 से 4 घंटे जब तक वो पूर्ण क्रिया ना हो हम शमशान की पवित्र भूमि को छोड़ते नहीं है। दूसरा एक चीज ये भी देखी, मैंने कोई सुसाइड कर लेता है, जब मैं अपनी एम्बुलेंस से उसकी बॉडी को रिसीव करके हॉस्पिटल तक लाता हूँ तो इस दौरान मुझे कई बार ये महसूस भी होता है कि जब वो खाली गाड़ी किस हिसाब से चलती थी और अभी जब ये बॉडी रखी है तो गाड़ी थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है ना कि खिंची खिंची सी चल रही है, पिकअप नहीं ले रही है। तो ये मैंने फील किया है पर्सनली, लेकिन साइंस इन चीजों को आजकल मानता नहीं है, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता है, ये तो क्लियर है। कुछ एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जब आप जो बता रहे हैं कि गाड़ी एम्बुलेंस का वजन बढ़ जाता है, तो कुछ एक ऐसा कोई इंसिडेंट हो कि जिसमें आपको ऐसा लगा हो, और क्या पूरा एक इंसिडेंट था वो? सर एक बार उज्जैन रोड से सागर के साइड से कॉल आया था कि एक लड़की के लेग पे ट्रक चढ़ गया है और उसका पूरा पैर डैमेज हो गया था। लड़की, हम समय पे वहाँ एम्बुलेंस लेके पहुंचे, उस समय तो वो जीवित थी। उसका नाम हेमलता था, 17 साल की उसकी एज थी। उसे इंदौर एमवाई हॉस्पिटल तक लाए और पूरे 1 महीने हमने उसकी सेवा की, डॉक्टर्स ने, हमने, सारे समाज सेवी भाइयों ने। फिर एक दिन खबर आती है कि उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने पर हमको अत्यंत दुख हुआ क्योंकि उसके परिवार से कोई मिला नहीं था। तो हमने सम्मान के साथ उसकी बॉडी को रिसीव किया, उसको अंतिम संस्कार करने के लिए लेके गए। तो उस दिन मेरी गाड़ी के मतलब 2 से 3 बार टायर पंचर हुए। और ये बताना चाहूंगा, उसके 1 दिन पहले अपनी एम्बुलेंस के चारों व्हील हमने नए लगवाए थे जी। तो कहीं ना कहीं उसकी इच्छा नहीं थी, उसको मृत्यु का उसका शायद समय नहीं आया था, पर वो बहुत पीड़ित थी। उसका जीवन बहुत संघर्ष से भरा था क्योंकि अपना एक पैर पूरी तरह गंवा चुकी थी। तो ये मैंने फील किया था कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि यार गाड़ी कल सारे टायर चेंज किए और आज अपन शमशान तक नहीं पहुंच पा रहे, और हॉस्पिटल से शमशान की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, उसमें हमको 1 से 2 बार टायर चेंज करने पड़ गए। तो ये हुआ है ऐसा एक बार मेरे साथ। आपने बताया कि इतनी लाशों को आप अभी तक संस्कार कर चुके हो। कई लाशें ऐसी भी रहती हैं जो पूरी तरह से मतलब सड़ जाती है, डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, कुछ में कीड़े पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो जब आप इन लाशों को रिकवर करने जाते हो तो उस समय मन में क्या चल रहा होता है? ये सब दृश्य एक साधारण व्यक्ति तो नहीं देख सकता है ना। तो आप ये सब दृश्य देख रहे हो, आप मौके पे रहते हो, तो आपके मन में क्या उस समय चल रहा होता है? क्या सोच के आप मतलब
उनको उठाते हो और उनको क्रियाक्रम तक की प्रोसेस तक पूरा लेकर जाते हो? सर जैसे ही ना थाने का फोन आता है, सबसे पहले तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे फोन आना बंद हो जाए, क्योंकि कौन व्यक्ति चाहेगा कि किसी की मौत हो। जी बिल्कुल तो सही। पहला तो फोन आ गया, मतलब कोई बैड न्यूज आ रही है तो भैया यहाँ आना है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है, मेरे पास बेसिकली 2 एम्बुलेंस है, एक जो स्वस्थ मरीज है उनके लिए रहती है, और एक थोड़ी सी पुरानी है जो छत विक्षत शवों में इस्तेमाल की जाती है। तो मेरा ये रहता है कि फिर वो नई वाली गाड़ी करना है पुरानी। तो जैसे ही बोल देते ना पुरानी, तो मैं समझ जाता हूँ कि वहाँ की स्थिति थोड़ी असामान्य सी है। जब तक स्पॉट पे नहीं पहुंचते तो वही मन में चलता है कि यार कैसी बॉडी होगी, कौन होगा बेचारा, कहाँ से आया होगा, किस हाल में होगा। पर जब वहां पहुंच जाते हैं तो एक अलग सी एनर्जी अपने बॉडी में आने लग जाती है। मैं तो ये बता रहा हूँ, हमारी टीम में कोई मास्क, कोई सैनिटाइजर, कोई ग्लव्स, कोई भाई कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता है। सिर्फ बाबा महाकाल का 2 मिनट का ध्यान, उस शव के पास जाते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए अपनी सांसों को रोकते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसके शरीर में क्या कहाँ पे कीड़े लगे हैं, कितना डिकम्पोज हो गया है, उस हिसाब से उसे हाथ लगाते हैं और सम्मान के साथ कफन में उन्हें पैक करके और अपनी गाड़ी में रखते हैं। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि जब वो बॉडी उस बंद गाड़ी के अंदर रहती है तो वहाँ का जो एटमोस्फेयर हो जाता है वो बहुत टफ होता है, लेकिन आदत हो गई है। अभी 8-10 साल से ये चीजें कर रहे हैं, तो वो जो स्मेल होती है वो बॉडी के अंदर मतलब सेट हो चुकी है। तो वैसे अब इतना वो नहीं लगता है। अब एक आदत सी, एक जैसे होता है ना, सुबह उठो, नहाओ, खाना खाओ, ऑफिस जाओ, शाम को फैमिली के साथ रहो, घर आ जाओ, सो जाओ। तो हमारा यही जीवन है, सुबह उठो, 2-3-4 बॉडी जहाँ से भी अपनी मिली लावारिस, उनको रेस्क्यू करो, उनका पीएम करवाओ, उनका दाह संस्कार क्रियाक्रम करो, शाम को फिर अपने घर आ जाओ। रात में अगर फिर कॉल आया है, 24 आवर हमारी सेवाएं चालू होती है। अधिकतर हमें जो रेलवे स्टेशन होते हैं, यहाँ पे कई हादसे होते हैं ट्रेन से गिरने वाले, तो उन बॉडी में वो दिक्कत आती है, उनके कई टुकड़े हो जाते हैं। तो हम भी एक इंसान है, किसी व्यक्ति को हम 2-2, 4-4 टुकड़ों में नहीं देख सकते। अगर अपने दरवाजे में उंगली तक आ जाती है तो कितना दर्द होता होगा। तो सोचो उस व्यक्ति के वो जो 2 सेकंड में प्राण निकले होंगे, तो उसकी रूह मतलब सोच नहीं सकते, उसकी आंखों यही भटकती होगी कि यार कोई आए, मुझे इस दर्द से मुक्ति दे, मेरा दाह संस्कार करे। तो ये सारी चीजें होती है सर इसमें। जी भाई, कोरोना काल बहुत एक खराब समय आया था, एक बहुत खराब काल था वो। उस समय भी आपने क्या इस तरह का कुछ कार्य करा? सर कोविड में हमने, करीम भाई, मैंने, फिरोज भाई, हमने 230 से ज्यादा बॉडी करी थी। 230 से ज्यादा? इसमें एक चीज और मेंशन करूंगा, 230 परिवार वाली बॉडियां थी, सबकी फैमिली थी। हमारे पास फोन आते थे कि यार भैया हमारा एक आदमी मर गया, आप इसे ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार कर दो। हम करते थे, हमें लालच देते थे कि आपको हम 10,000 रुपए देंगे। इसका मतलब ये है कि वो परिवार वाले उस हाथ नहीं लगाना, लाश को हाथ लगाने से डरना, और वो आपको ये कार्य सौंप रहे हैं। हमको ये कार्य सौंप रहे हैं, उसका हमें पैसों का ऑफर देते थे कि आपको 10,000 देंगे, 20,000 देंगे। तो हमारा पहला सवाल ये होता था कि सर आप इतने पैसे वाले तो स्वयं कर लो ना, कोई सेवा शुल्क नहीं है इसका। बॉडी उठाते थे, वहां जाते थे तो उनकी रिक्वेस्ट होती थी कि वीडियो कॉल करो, हमको एक वीडियो कॉल कर दो, वीडियो बना के भेज दो। तो कोविड में मानवता को, रिश्तों को मरते हुए देखा है। कई ऐसे भी लोग होते थे कि बॉडी को हाथ इसलिए लगाते थे कि वो मर गया ना, उसके हाथ में सोने की अंगूठी है, तब तो उससे कोविड का डर नहीं रहता था बच्चे को या जो भी होता था। वो अंगूठी निकालने उसके बाद बॉडी देता था। इस स्थिति इस प्रकार गिर चुकी थी लोगों की मानसिकता कोविड में। जी भाई, आप एक छोटे से गांव से निकलकर इंदौर जैसे महानगर शहर में आकर आप एक इतना नेक कार्य कर रहे हैं, और आपने ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा मोटा कार्य करा हो, 8,000 से अधिक लाशों का अंतिम संस्कार किया है। तो क्या आपका इसके आगे का उद्देश्य क्या है कि आप एक्चुअल में आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किस वजह से ये सब? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस प्रकार का कोई भी कार्य या तो एक पागल व्यक्ति कर सकता है ना, जिसको कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं। दूसरा वो व्यक्ति करता है जो टोटली फ्री है। एक समय मेरा भी था, 8-10 साल पहले मैं जॉब करता था, अपने लिए जीता था, बहुत सेल्फिश था। 10 से 4 की नौकरी करना है, पैसे आए पैसे उड़ाओ। पर कुछ ऐसे जीवन में से पर्सनल हादसे हुए। मैं तो सीधी सी बात बोलूं, मैंने जिसे जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किया, स्नेह किया, चाहा, उसी ने मुझे दुनिया का सबसे खराब इंसान बना दिया, मतलब घोषित कर दिया कि भैया तुम सबसे बेकार इंसान हो। तो मेरे पास जीवन में कुछ बचा ही नहीं, ना मम्मी रही ना पापा, जिससे प्रेम किया, जिसके साथ शादी करनी थी, उसने भी ठुकरा दिया। एक दिन इंदौर की सड़क पे मैं बहुत सर्वाइव कर रहा था, क्योंकि मेरी भी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मेरा 11 साल का रिश्ता टूटा। एक व्यक्ति देखा मैंने, उसके पैर में घाव था, उसके घाव को लाइव एक जीवित व्यक्ति के पैर को कुत्ते चाट रहे हैं। अच्छा। हाँ,
और वो इतना हंसा है, कालू दादा नाम था उनका, याद है मेरे को, कि वो अपने हाथ पैर भी नहीं ला पा रहे, उस कुत्ते को नहीं भगा पा रहे। मैं पहली बार मैंने बस केस किया था, मैं गया, मुझे कुछ पता नहीं क्या करना होता है, क्या पुलिस केस होते हैं, कैसे एडमिट करते हैं। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गया उन्हें एडमिट कराने। अब वो चूंकि वो लावारिस थे, सारे अस्पतालों का नियम है भैया, किसी लावारिस को कोई बिना अटेंडर के एडमिट नहीं करेगा। बहुत मशक्कत की, 3 दिन लगे, मैं उनका अटेंडर बन के अस्पताल में रहा 3 दिन, उनकी मौत हो गई। पुलिस आई, सारी फॉर्मेलिटी हुई, मैंने निवेदन किया कि यार सर एक काम कर सकते हैं क्या, इनका कोई है नहीं, आप इनकी बॉडी कहाँ देंगे? तो बोले हम तो नगर निगम के माध्यम से गड्ढा खोद के गड़वा देंगे। मैंने कहा सर 3 दिन से मेरी फीलिंग जुड़ चुकी है, मेरे पिता समान ही है, मैं इनका अंतिम संस्कार करने की अनुमति चाहता हूँ। उन्होंने अनुमति दी, फिर उनकी बॉडी को मैंने अंतिम संस्कार किया। यहाँ से मेरा सफर ये लावारिस लाशों का तो वहां से चालू हुआ था। इसके पहले जीवित लोगों की मैं सेवा करता था, मानसिक रोगी हो गए, बीमार, ब्लड देना, रक्तदान करना, भोजन वितरण। लेकिन ये बॉडियों का जुनून मुझे तब से ऐसा चढ़ा। अच्छा आगे का तो देखो क्या है, कोई ऐसी रणनीति नहीं है, इस सेवा को निरंतर करते रहना है अपनी अंतिम सांस तक। एक छोटा सा अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मेरा अचानक से ब्लड प्रेशर 220 और मेरी शुगर 500 हो गई थी। अच्छा, मुझे चक्कर आ गए थे हॉस्पिटल में ही, तो डॉक्टर ने मुझे आईसीयू में एडमिट किया। 1-2 इंजेक्शन लगे, बोतल लगी, उसके बाद मेरी तबीयत नॉर्मल हुई। उसी दिन संयोग से शाम को 6 बजे 2 थानों से कॉल आ गया कि एक बॉडी हमारे थाना क्षेत्र में भी है, एक बॉडी हमारे थाना क्षेत्र में भी है। मैंने कुछ नहीं किया, अपनी निडिल निकाली, चुपचाप हॉस्पिटल से भागा, दोनों बॉडी को उसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। डॉक्टर बोले भैया कहाँ गए थे? हालांकि सबको पता है मैं ये काम करता हूँ। मैंने कहा मैं सेवा करने जाता हूँ। तो उनका ये क्वेश्चन था, जब आप ही जीवित में बचोगे तो आप फिर क्या करोगे आगे रह के? तो आगे का कोई उद्देश्य नहीं है, अंतिम सांस लावारिस शवों के साथ, मानसिक रोगियों के साथ, बेसहारा मरीजों के साथ, यही जीवन का उद्देश्य है। जय भाई, अपन अब एक मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या आप इतने बड़े कार्य को अंजाम दे चुके हो और दे भी रहे हो जी, ये कोई छोटा मोटा कार्य तो है नहीं है सर। तो इसमें फाइनेंशियल दिक्कतें तो बहुत आती होगी आपको। बहुत आती तो है। कैसे, क्या मतलब फाइनेंशियल दिक्कत क्या आती है और आप कैसे उस चीज को अरेंज करते हो? वो 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा है महीने का। मुख्यतः 4 लोग हैं, करीम भाई, फिरोज भाई, सुरेश मौर्य और एक मैं जयू। मेन जिम्मेदारी इन चारों पे है। एक बहन भी जुड़ी हुई है, सारिका मेहना दीदी, क्योंकि वो सिंगल है तो उनपे इतना हम दबाव नहीं डाल सकते किसी चीज का। तो हम चारों को किसी भी प्रकार से, या तो आप नौकरी करो या पार्ट टाइम कोई बिजनेस करो, ऐसा हम चारों को ही लेके आना है। अगर हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो हम आम जनता, इंदौर शहर बहुत दयालु है, बताना चाहता हूँ, क्योंकि माँ अहिल्या की नगरी है, हर व्यक्ति दान रहता है सर यहाँ पे। तो खुद लोग आगे चल के आते हैं, क्योंकि आज हमारा कार्य इतना विस्तृत हो चुका है ना, तो हमारे पास ऐसा समय आता है कि भैया मेरे पिताजी की डेथ एनिवर्सरी आ रही है, तो आप जितनी उस दिन लाशें करोगे उसका सारा जो खर्चा होगा वो हम देंगे। और कई लोग आते हैं कि हमारा बर्थडे आ रहा है भैया, हम आपके साथ मिलकर एक अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, हमारी शादी की सालगिरह है। तो ये हमारा इस प्रकार बाबा महाकाल पूर्ण रूप से खर्चा हमारा पार करवा देते हैं। तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। डर लगता है, क्योंकि जब फोन आ जाता है ना कि यार कल आपको 5 बॉडी का अंतिम संस्कार करना है, मतलब 5 बॉडी मतलब 15,000 रुपए, और ये फोन अगर रात 11 बजे आया, सुबह 9 बजे फिर करना है, तो बहुत डर लगता है थोड़ा सा। पर बाबा करवा देते हैं महाकाल बाबा। वो जो अज्ञात बॉडी होती है ना, वो अपने खाते के 3, 3.5, 4,000 रुपए वो कहीं से भी भगवान उनके माध्यम से हमें भिजवा देते हैं। तो ऐसा होता है। आपकी बातों से मुझे एक चीज समझ में आई कि बाबा महाकाल की एक बहुत बड़ी भूमिका है है ना? आपके इस पूरे कार्य में। तो बाबा महाकाल की क्या भूमिका? बाबा महाकाल तो महाकाल है जी, अनंत है। लेकिन आपकी बातों से जो लगा कि उनकी कुछ एक अलग भूमिका है, तो वो थोड़ा सा। देखो, सब ही शिव है और शिव इज द क्रिएटर। भगवान शिव ही सृष्टि के रचयिता है, बनाने वाले भी वो है, नष्ट करने वाले भी वही है। हम रहते हैं इंदौर में, इंदौर के पास में है महाकालेश्वर बाबा, जिन्हें प्रतिदिन भस्म अर्पित होती है। तो हमारे भोलेनाथ का मुख्य श्रृंगार जो है वो होती है राख, अस्थियां, और हम वो है जो बाबा के लिए अस्थियां निर्मित करते हैं। तो बाबा के ही हम छोटे से कार्यकर्ता है, सेवक है। और बाबा के रंगों में इस रूप पे रंग चुके हैं ना कि बस शिव शिव नजर आते हैं शव के अंदर। इसलिए बाबा हमारी मेन प्रेरणा है, सृष्टि के रचयिता है, आदि है, अनंत है। जय भाई, इस पॉडकास्ट से पहले अपन चर्चा कर रहे थे, आपने मुझे कुछ फोटोज वीडियोस भेजे थे। हाँ भेजे सर। इसमें एक फोटो मैंने देखा था जो एक
लड़का है जिसकी उम्र शायद कम थी और वो एक फांसी के फंदे पे लटका हुआ है, तो वो क्या इंसिडेंट था? वो लड़का यहाँ से इंदौर से 1600 किलोमीटर दूर चंपारण का रहने वाला था। इंदौर में जॉब करता था किसी वायर कंपनी में। वायर कंपनी में उसने 5 से 10 लाख रुपए का कोई घोटाला कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और उस पर अब प्रेशर डाल दिया गया था कि आप ये रिकवरी कर दो, नहीं तो हम आप पे पुलिस केस कर लेंगे। तो उसने उसी कंपनी के वायर से अपने ऑफिस में फांसी लगा ली। फांसी लगाने के बाद पुलिस का फोन आया, हम गए। जब बॉडी को हमने ऊपर से नीचे उतारा तो उसके अंदर इतनी एयर भर गई थी कि जब बॉडी को हमने नीचे उतारा तो उस बॉडी से रोने की आवाज आने लगी। अच्छा, ऐसा कुछ इंसिडेंट भी हुआ है? मतलब ऐसी आवाज जैसे कोई ऊ करके इस टाइप से रो रहा है। फिर उस बॉडी को हमने यहाँ रखा और उसकी फैमिली से कांटेक्ट किया, तो फैमिली ने बोला हमारे पास इंदौर आने के भी पैसे नहीं है, हमारे पास दाह संस्कार करने के भी पैसे नहीं है। तो हमने उनसे एक लेटर मंगवाया वहाँ से अनुमति कि आप अनुमति दे दो। तो मैं स्वयं यहाँ से 1600 किलोमीटर ड्राइव करके करीब मुझे 1 दिन से ज्यादा का समय लगा था, मैं उसके घर उसकी बॉडी रात की 3 बजे बिहार चंपारण छोड़ के आया हूँ। मतलब आप यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर गाड़ी आना, 1600 आना। तो कैसा लगता है जब एक डेड बॉडी आपकी गाड़ी में रखी हुई है और आप उसको जानते भी नहीं हो और एक अकाल मृत्यु से उसकी मौत हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, तो कैसा फील होता है उस वक्त? कैसा लगता है? इतना पूरा सफर होता है, रास्ते में रात का समय भी रहता होगा, रात ही रात गाड़ी चलती है, तो क्या उस समय क्या लगता है आपको? देखो, पहला तो इंसान को डर तो लगता है। मुझे ये नहीं पता है कि इस क्षेत्र में क्या है, अंधेरे में कौन सा जंगल है या क्या है, पर सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि शव डिकम्पोज ना हो। 24 घंटे में मनुष्य का शरीर सड़न मारने लग जाता है। भगवान ने अन्न को क्यों सड़ाया और मनुष्य को क्यों सड़ाया, उसके 2 कारण है। अगर अन्न को नहीं सड़ाते तो जो साहूकार लोग हैं ना उसका भंडारण करके रखते हैं और गरीब लोग भूखे मर जाते। और अगर किसी बॉडी को अगर डिकम्पोज होने की प्रोसेस नहीं होती तो कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को मरने के बाद उसका दाह संस्कार ही नहीं करता, उसे घर पे ही रखता, क्योंकि वो तो कभी चीज खराब होने वाली नहीं। सबसे पहली प्राथमिकता होती है, जैसे उस बालक की बॉडी लेके गया था, बहुत नींद आ रही थी, सब दिक्कतें हो रही थी, उसके घर से फोन पे फोन आ रहे थे, रो रहे थे, भैया जल्दी लेके आओ। मेरा एक प्रथम कर्तव्य था कि समय पे उसके घर पे उसकी बॉडी पहुंचा दूं। डर भी लगता है, घबराहट भी होती है, गाड़ी में भी बताया ना, गाड़ी चलने में दिक्कत होती है, जगह जगह गाड़ी रोक के उसमें बर्फ रखना पड़ती बॉडी के अंदर, जो कॉफिन रहता है ना, ताकि बॉडी खराब नहीं हो। तो अब एक ढल चुके हैं, लोहा जितना तपता है तो उतना मजबूत हो जाता है, तो बहुत स्ट्रांग है हम लोग सारे, हमारे भाई और बहन हमसे जो जुड़े हैं सब स्ट्रांग हो चुका है। जब आप ऐसी डेड बॉडीज लेके जा रहे हैं, जब उनकी फैमिली से मिलते हैं, वो सीन बहुत दर्दनाक होता है। क्या कुछ एक इंसिडेंट ऐसा बताइए जब आपको लगा हो कि नहीं ये बहुत गलत हुआ है? एक प्रयागराज से एक महिला अभी कुंभ के पहले इंदौर आई थी, तो कुंभ के पहले आई, रेलवे स्टेशन पर घायल हो गई। रेलवे पुलिस का फोन आया, जीवित थी माताजी, मैं इंदौर एमवाई हॉस्पिटल लाया, मैंने उनका इलाज करवा दिया। इलाज करने पे अच्छी स्वस्थ हो गई, उनकी काउंसलिंग की, उन्होंने अपना एड्रेस नाम पता सब बता दिया। हमने उन्हें एक अच्छे से वृद्धाश्रम में इसलिए शिफ्ट किया कि इनके घर हम संपर्क करके परिवार को बुला सके। अब दिक्कत ये आ गई कि भैया माता जी की अकाल मृत्यु हो गई, अचानक से डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट से। उनके परिवार से संपर्क किया, परिवार में बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो हमने आपस में चंदा इकट्ठा करके गाड़ी उसमें फ्यूल करवा के मैंने कहा चलो मैं बॉडी प्रयागराज छोड़ के आता हूँ। मैं प्रयागराज गया बॉडी लेके। भैया उनका बेटा उनसे इतना प्रेम करता था, ये मैं मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ पॉडकास्ट में, वो बच्चे ने बॉडी देखे, बच्चे की डेथ हो गई। अच्छा, मतलब हाथों हाथ, हाँ, जैसे उसे पता चला कि मम्मी की बॉडी आ रही है, इतना टेंशन में उसका बीपी इतना बढ़ गया, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसे हॉस्पिटल ले गए। मैं तो वहां से निकल गया था, मेरे पास फोन आया कि सर माता जी के साथ उनके पुत्र का भी निधन हो गया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे समाज में बच्चे आजकल निकम्मे होते हैं, कुछ होते हैं जो माता पिता को तड़पता छोड़ देते हैं, लेकिन वो श्रवण कुमार माना मैंने उस बालक को कि माता पिता के वियोग में, फिर माँ के वियोग में प्राण त्याग दिया उसने वहीं पे। ये हुआ था मेरे साथ एक बार। जय भाई, आपसे इतनी बातें हुई, इतनी सब चीजें आपके बारे में जानी। अब अपन एक आते हैं आपके पर्सनल लाइफ पे कि इतने सब कार्य करने के बाद आप आपके ऊपर कैसे ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आप सिंगल है अभी फिलहाल, तो किस तरीके से आप आपकी दिनचर्या निभा रहे हैं और कैसे आप अपना खुद का ख्याल रख पाते हैं? इस बारे में तो एक व्यक्ति है, उसका नाम लेना चाहूंगा और उसको बहुत दिल से थैंक यू देना चाहता हूँ आज इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे। ऐसा मौका मिल नहीं पाता है कि मैं धन्यवाद दे सकूं।
एक हमारे साथी है, नर्सिंग प्रोफेशन से हैं, लीना ठाकरे जी नाम है उनका, वो बहुत ध्यान रखती है। 3-4 साल पहले हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी किसी मानसिक रोगी के संबंध में, तब उन्हें पता चला कि अरे जोशी जी नाम का कोई व्यक्ति, पंडित जी, ये दिन भर सुबह शाम, उनने मुझे जब भी देखा ना, यार रात की उनके तो 12 बजे भी ड्यूटी रहती है, रात की उनकी शिफ्ट चलती है, बोले आप 12 बजे भी यहीं, आप सुबह की 6 बजे भी यहीं, आप रात की 9 बजे भी यहीं, तो ये आप करते क्या हो, घर वर जाना वाना होता है कि नहीं, खाना पीना आपका? मैंने बताया यार मैं अकेला हूँ, कभी चले जाता हूँ 12 बजे घर, कभी 2 बजे से, सोना ही तो है घर जाके, खाने का क्या है, कहीं भी होटल पे खा लिया, इधर उधर से खा लिया। तब से वो महिला, वो लीना जी, मतलब 3 साल हो गए, सुबह का खाना साथ में लाना, शाम का खाना टिफिन मेरे लिए भेजना, मेरा ध्यान रखना, और मुझे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की, हाँ, तो मेरा प्रॉपर टाइम पे चेकअप कराना, हॉस्पिटल में जाना, लड़ाई कर करके, मतलब कि आपको गोली खानी पड़ेगी। तो हमारे अगर दिन में 4 बार भी बात होती है तो 2 बार टैबलेट ली या नहीं, और 2 बार खाना खाया या नहीं, तो उनका बहुत सपोर्ट है मुझे, इसलिए मुझे किसी चीज की कमी फील नहीं होती है, मतलब मम्मी पापा सब उनमें ही मेरे को नजर आते हैं। मतलब आपका अभी कोई ख्याल रखने वाला तो फिलहाल? हाँ है, लीना जी है। हाँ जय भाई, आपने इतने बड़े बड़े कार्य करे, हमने सुना, आप मेरे खुद के कांटे खड़े हो गए ये सब चीज सुन के। ऐसा कोई हादसा आपके साथ हुआ है कि आप ये सोच रहे हो कि यार अगर मैं पहले पहुंच जाता, या अगर मैं हो सकता मैं इस व्यक्ति को बचा सकता था, तो कुछ ऐसा, कुछ एक हादसा? सैकड़ों हादसे हुए हैं जिसमें ये लगा कि अगर मैं यहाँ पहले पहुंच पाता तो मैं उसे बचा लेता, और सैकड़ों ऐसे भी हादसे हैं कि हाँ मैं यहाँ पहले पहुंचा और मैंने ये चीज बचाई है। एक जो हादसा है वो बहुत सपने में आता है तो डर लग जाता है। एक बार मेरे पास यहाँ से 90 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहां से फोन आया था कि हमारे गाँव में एक महिला है जिसका दिमागी संतुलन बहुत खराब हो गया है, और खुद में मतलब अपने आप को देवी शक्ति आने लग गई है, उसमें अपने आप को शक्ति मानती है, वो तांत्रिक क्रिया इन चीजों में इन्वॉल्व हो गई है। तो वो कॉल ऐसे टाइम आया था कि मेरे पास समय समय नहीं था, क्योंकि यहाँ इंदौर में इतने केस होते, तो मैंने उन्हें प्रॉपर टाइम दे दिया था कि सर हम इतने दिन बाद, क्योंकि महिला का केस था तो हमारी टीम की जो दीदी है सरिता दीदी उस दिन उपस्थित नहीं थे, तो हमने उन्हें 1-2 दिन का समय दिया। अगले दिन मैंने न्यूज पढ़ी पेपर में कि वो महिला तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने 2 या शायद 3 मासूम बच्चों के साथ कुएं में खुद से उन्हें आत्महत्या कर ली। तो वो चीज बहुत रुलाती है। एक चीज और बताना चाहूंगा इसी तंत्र मंत्र से रिलेटेड जी, बाणगंगा, इंदौर में एक बाणगंगा जगह है, वहां से एक महिला को पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, रोते हुए बोले भैया जल्दी से हमारे घर आओ। मैंने कहा क्या हो गया दीदी, मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं। तो उसने ये बताया कि मेरे पति मेरे 4 साल की बच्ची की बलि देना चाहते हैं, पूरा मानसिक संतुलन उनका हिल गया है। अच्छा। हाँ, ये सुन के मैं शॉक्ड हो गया, और हम 3-4 भाई थे, हम तुरंत वहां पे पहुंचे। उन्होंने जो एड्रेस बताया वहां पे जाके सीन देख के डर गया। उसने बच्ची को पानी के ड्रम में डुबा के रखा, तो बच्ची, हाँ मतलब यहाँ तक का पानी था, गले तक था, पानी के ड्रम के अंदर, और चारों तरफ वो तंत्र मंत्र के सामान रखे हुए, और काले वस्त्र पहन के बैठा हुआ और अजीब अजीब बातें कर रहा है। तो बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया और उसे मानसिक चिकित्सालय ले गए। फिर ये चीज सामने आई कि इसे कोई पॉली ऑर्डर मूड डिसऑर्डर नाम के डॉक्टर ने बीमारी बताई, कि इसमें व्यक्ति अपने आप को महान समझने लग जाता है, देवी शक्ति आ जाती है उसमें, तांत्रिक समझने लग जाता है। उस बच्ची को देखा ना, वो मतलब ठंड से ठिठुर रही थी, वो पानी के ड्रम में से निकाला। और ये चीज बहुत अच्छी हुई कि 6 से 7 महीने इलाज चला और वो व्यक्ति स्वस्थ हो चुका है। मतलब आप पहले पहुंच गए तो उसकी जान बची। ये भी अच्छा लगता है। पर यार देखो, इंसान है, हर चीज की लिमिट है, बहुत दुख होता है यार, एक ही जान है, कहाँ कहाँ जाए। कोशिश पूरी रहती है, 12 से 15 घंटे तक तो पूरी कोशिश होती है, बाकी के जो 6-7 घंटे होते हैं वो अपने रेस्ट के लिए रहते हैं, उसमें भी फोन आता है तो हम पहुंचते हैं सर। जो आप एक इंसिडेंट बता रहे थे फिलहाल कि कुछ मनोरोग लोग ऐसे रहते हैं जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती, और वो उनकी ट्रेन से एक्सीडेंटल मौत ज्यादा होती है, तो वो क्या है पूरा? एक इंदौर के कोई ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे, अच्छे घर के थे, उनकी पत्नी को डिप्रेशन नाम की बीमारी थी जी। उसका कारण था कि एक बेटा शायद मुंबई में था और बेटी आउट ऑफ, वही मुंबई पुणे पता नहीं का इंजीनियर है। वो माताजी घर में अकेली रहती थी, पति देव जो थे वो कमाने जाते थे। तो वो महिला घर से निकली और अपनी दूर जो पुणे वाली बेटी को फोन लगाया कि बेटा
मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, आज मैं कुछ कर लूंगी। और उसके बाद उन्होंने राजवाड़ा आने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, और 10 मिनट के बाद जूनी इंदौर ब्रिज के वहां पे आई, ट्रेन के सामने कट गई। 4 हिस्से हो गए थे उनको। रेलवे पुलिस से फोन आया, तब तक तो अज्ञात ही थी महिला हमारे लिए। हम वहाँ पहुंचे, 4 टुकड़ों को हमने समेटा, उन्हें कॉफन में पैक किया। वहां पे मुझे मोबाइल दिखा, मैंने मोबाइल ऑन किया तो उनकी बेटी का फोन आया, बोले मेरी मम्मी का नंबर है, क्या हो गया इन्हें? तो हमने कहा आपकी माता जी के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। हम ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते कि यार डेथ ही हो गई हो, पता नहीं उनको सदमा लग जाए। वो परिवार सारा आया, ये जानकारी मिली कि आज भी है ना हमारे देश में मनोरोग के खिलाफ इतना लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि अगर मानसिक रोगियों का समय पे इलाज करवा दिया जाए। इसलिए मेरी प्रथम प्राथमिकता मानसिक रोगियों को लेकर ही होती है कि यार वो मनुष्य है, उनकी क्या गलती है? उनके दिमाग में अगर कोई खराबी हो रही है, हर चीज का इलाज है, हार्ट का है, किडनी का है, तो दिमाग का इलाज अगर वो माताजी का इलाज वो परिवार करवा देता तो ये हादसा नहीं होता। तो ट्रेन हादसे, सड़क हादसे, अधिकतर मानसिक रोगों की मृत्यु इन्हीं चीजों की वजह से होती है, क्योंकि एक तो इनमें बीमारी होती है कि अगर ये चलते हैं ना तो ये चलते ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने 100 किलोमीटर तक मनोरोगियों को चलते हुए देखा है, कंटिन्यू। और अगर ये खाना खाते हैं ना तो ये खाते ही रहते हैं, इन्हें पता नहीं चलता है, क्योंकि इनमें वो सेंस नहीं होता है। इनका समय पे अगर इलाज करवा दिया जाए तो ये भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। जी भाई, आप बता रहे थे कि कुछ लाशें जिसको आप अंतिम संस्कार करने जाते हैं, और चीता जो उसको बोलते हैं, जो चीता की लकड़ी होती है, तो वो कभी कभार जलती नहीं है। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या इसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है? सर मेरे को तो ये लगता है, देखो 2 चीज होगी, या तो उस व्यक्ति का सही समय नहीं आएगा मृत्यु का, जिसको बोलते हैं ना अकाल मृत्यु। दूसरा ये हो सकता है कि इसकी कोई ऐसी इच्छा जिसे वो बहुत मेहनत से पूर्ण कर रहा हो और वो पूरी होने ही वाली होती हो। यार मेरे बच्चे की शादी करवानी है, बेटी की फीस भरनी है, पत्नी का इलाज करवाना है। वो दूरस्थ शहर से इंदौर आके रहा और उसकी मौत हो गई। अब वो तो उसकी आत्मा तो ये सोच रही होगी ना कि मेरी बॉडी मेरे परिवार को मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई क्लू ही नहीं मिलता कि उसकी फैमिली तक हम या पुलिस पहुंच सके। तो जब उसका दाह संस्कार की जो प्रोसेस होती है ना, तो उसमें ये विघ्न जरूर आते हैं कि सीता प्रॉपर आग नहीं पकड़ पाती। आप उसमें कुछ भी कर लो, घी डाल लीजिए या आप कंडे एक्स्ट्रा लगा लीजिए, गाड़ी में दिक्कतें आ जाती है। मैंने अभी जो मनोरोगी महिला का बताया था जिनके 4 पीसेस में टुकड़े हो गए थे, उनकी बॉडी को जैसे हमने गाड़ी में रखा और नॉर्मल अपनी ओमनी एम्बुलेंस की डिक्की हम लगा रहे हैं ना, तो वो डिक्की टूट गई। अच्छा। हाँ, देखो अब वो डिक्की का उस बॉडी से क्या संबंध है? तो कई बॉडियां उस गाड़ी में आती, वो डिक्की भी उस समय टूट गई थी गाड़ी की। तो ये होता है कभी कभी। तो अब इसे किस चीज से जोड़ा जाए ये तो मालिक ही जानता है, ऊपर वाला। आपकी बातें, मतलब मेरे सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं, मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि मेरे पास इतने किस्से में सुनाने वाला कोई नहीं। अच्छा, एक चीज कि यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो अगर अकाल मृत्यु हुई और अगर वो कोई भी, ऐसे तो कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर एक्चुअली उसकी डेथ हो जाती है तो मतलब उसके क्रियाक्रम में, उसके फ्यूनरल में इस तरह का विघ्न आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं यार। हर व्यक्ति की एक डिमांड होती है, देखो आता है तो शान से आता है, तो जाएगा भी शान से। पूरा जीवन उसने किस अंदाज से दिया होगा जी, है ना। वो अपने क्षेत्र का हीरो होगा, अपने कार्य में सबसे आगे होगा, अपने परिवार का सबसे चहीता होगा, खुद में तो कुछ खुद का तो किंग होगा वो अपने परिवार को तो राजा ही होगा। तो एक राजा यार यही चाहेगा ना कि उसकी अंतिम विदाई सम्मान के साथ हो। तो देखो ये जो कार्य कर रहे हैं, इसमें हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है कि हम प्रॉपर मतलब अर्थी बनाए या 20-25 लोग की पूरी टीम आए जी। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हमको दिन में 3-3, 4-4 बार क्रियाएं करनी होती है। तो हमने अपनी एम्बुलेंस में रख लिया बॉडी को, हम शमशान पहुंच गए। कई बार हमसे भी भूल चूक हो जाती है, समय पे कुछ सामग्री की कमी आ जाती है, कहीं घी उपलब्ध नहीं हो पाता है, कभी गंगाजल उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्य इतना बढ़ चुका है। पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम पहले से ये सामग्री वहाँ पे कंप्लीट रखते हैं। जिस दिन गलती होती है तो फिर ये चीजों को फेस करना पड़ता है। जी भैया, आखिरी सवाल जी, कि आप इतना नेक कार्य कर रहे हैं, आज आप इस प्लेटफॉर्म से समाज से क्या कहना चाहते हैं? इस जो लावारिस लाशें जो होती है और जिनका परिवार नहीं होता, जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, उस
चीज को लेकर आप क्या समाज से कहना चाहते हैं? कुछ समाज से सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी लावारिस होकर पैदा नहीं होता है। समय, परिस्थिति और पारिवारिक माहौल उसे लावारिस बना देते हैं। तो जो भी पुत्र, लड़के लड़की अपने माता पिता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो अगर पहली बात वो ये चीजें करना बंद कर दे तो समाज से जो लावारिस का एक जो दाग होता है ये दूर हो जाए। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म से उसके माता पिता की डेथ हो जाती है, तो उसका भरण पोषण ठीक से नहीं होता है, अकेले ही लड़ता है, जिंदगी जी लेता है, सड़कों पर रह लेता है। हाँ, हम उसे प्रॉपर रूप से लावारिस कह सकते हैं। तो कोशिश करें, लावारिस के वारिस बनने की कोशिश करें। इसके लिए आपको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी का दाह संस्कार करते हो ना, तो आपको कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। आप किसी का इलाज करवा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि कोई एनजीओ बनाना पड़ेगा। यार, इलाज तो सिर्फ एनजीओ वाले ही करवा सकते हैं। आप लावारिस लाशों का दाह संस्कार नहीं कर रहे, कम से कम पुलिस को सूचना दे दो, तो ये भी एक आपका मानवीय फर्ज हो जाएगा कि यार वो सड़क पे तो ना रहे, कम से कम मरचुरी में बॉडी उसकी सुरक्षित रखा जाए और हम जैसे लोग वहां पहुंच के उसका दाह संस्कार कर दें। तो मेरा तो बस इस पॉडकास्ट को देखने वाले सभी भाइयों से ये निवेदन है कि अगर आपसे नहीं होता हो तो आपके गांव, शहर, क्षेत्र में कोई व्यक्ति ये काम करता तो उसको सूचना ही पास कर दो, उसे कॉल कर दो, फोटो भेज दो कि भाई साहब यहाँ पे बॉडी है, आप आ जाओ, यहाँ पे मनोरोगी है, आप आ जाओ। और वो 100 नंबर कौन सी गाड़ी चलती है अपनी 108, हाँ 108 को फोन लगा दो कि यार ये व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है, इसके शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं, इसे लकवा हो गया है। मतलब अगर समाज में इस चीज को लेकर अवेयरनेस आए तो कहीं जाने बच सकती है। आज जो हमारा साल का आंकड़ा 400, 500, 300 बॉडियों का जाता है, मैं तो ये सोचता हूँ कि यार ये 100-50 हो जाए, और ये अपने हाथ में नहीं है। ये पूरे शहर को बदलना होगा, सबको बदलना होगा। जय भाई, इस पूरी टीम का कुछ नाम रखा होगा आपने? हाँ, इस टीम के हमने 2 नाम रखे हुए हैं। तो महाकाल, मुझे लगा ही था कि महाकाल के नाम से होगा। और एक हमारी संस्था है सुल्तान इंडोर सेवा समिति। महाकाल में हम जीवित लोगों की सेवा करते हैं, मानसिक रोगी और बेसहारा। और सुल्तान इंदौर में हम महाकाल के लिए भस्म जो हम अर्जित करते हैं वो हम सुल्तान एक को। ये हमारी संस्था तो इतनी पुरानी सुल्तान है, मेरा आपका किसी जन्म ही नहीं हुआ था। 1970, हाँ, ये 1978 की रजिस्टर्ड संस्था है। और महाकाल संस्था का गठन फिर हमने अभी 8-10 साल पहले, जब हमने सोचा कि अब डेथ रेशो कम करना है ना, तो जीवित जो घायल है पहले उनको ठीक करो। तो हमारा आंकड़ा मौत तो हमने हमारे स्तर पर तो ऐसे कम करवाया है। जब आपका पॉडकास्ट हमने जब शुरू किया था ना अभी, हाँ, तब से मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी कि आपकी संस्था का नाम महाकाल से जुड़ा होगा। वो तो पता नहीं, सब यही बोल देते हैं, लोगों को पता है हमारा भोलेनाथ के प्रति प्रेम। ठीक है जय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सम्मान के काबिल समझा, यहाँ बैठाया आपके बीच। जैसा कि देखा आपने अभी हमारे साथ हमारे न्यूज नेशनल के इस पॉडकास्ट में मौजूद है जयू जोशी जी, जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने 8000 से अधिक लाशों का अंतिम संस्कार किया है। इसी तरह की खबरें और इसी तरह की पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशनल प्रेजेंट्स द गौरव शो। मैं गौरव जैन अब आपसे विदा लेता हूँ।